नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। इसको देखते हुए हम भी अपनी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था क्रियापद से संबंधित था, तो क्रियापद के बारे में जो है बातें कर रहे थे। अब आपको जो है क्रिया के भेदों के बारे में बताया था आपको, कि मैंने बताया था कि क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, कितने आधार होते हैं, और क्रिया का मूल रूप और धातु रूप के बारे में भी आपको परिचित कराया था। दोस्तों, हम अब भेदों की बात करेंगे तो सबसे पहले जो एक नंबर आधार बताया था दोस्तों, वो बताया था कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दोस्तों ध्यान रखना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। अब पहले बात तो ये ध्यान रख लीजिए आपको कि क्रिया के आधार जो आपको 3 बताए हैं, उनमें से सबसे पहला कर्म। अब एक बात तो क्लियर यहां करनी चाहिए कि कर्म होता क्या है। दोस्तों, प्रश्न आपसे सीधा भी पूछा जाता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, या कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पद पर पड़ता है वो वाक्य का क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि क्रिया का प्रभाव जिस पद पर पड़ता है वह वाक्य का कर्म कहलाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए हैं मैंने। एक जो बताया है वो है अकर्मक क्रिया। क्या बताया दोस्तों? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा बताया है दोस्तों सकर्मक क्रिया। क्या बताया दोस्तों? सकर्मक क्रिया। अब ध्यान रखना दोस्तों कि अकर्मक मतलब कर्म, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या कह सकते हैं कि जिस क्रिया को केवल कर्ता की आवश्यकता हो। केवल किसकी आवश्यकता हो? कर्ता की आवश्यकता हो, वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक होती है। यानी केवल कर्ता ही उसके लिए मतलब जरूरी होता है, कर्म का किसी प्रकार का भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, आगे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा दोस्तों। यानी मैं कह दूंगा कि चलना क्रिया अकर्मक है कि नहीं है। अब देखिए दोस्तों कि मोहन चल रहा है। मैंने ये वाक्य लिखा है कि मोहन चल रहा है, और इस वाक्य में क्रिया क्या है? चलना। अब देखिए दोस्तों कि ये चलना क्रिया कब होगी? जब उसको क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होगा। यानी अगर यहाँ पर कर्ता नहीं हो तो क्या चलना क्रिया हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ये चलना क्रिया कोई कर्ता पर ही निर्भर है। तो कह सकता हूं कि जिस क्रिया को केवल कर्ता की आवश्यकता हो, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, केवल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो दोस्तों, मैं दोबारा और थोड़ा सा बता दूं कि अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद? एक होता है पूर्ण अकर्मक। क्या होती है दोस्तों? पूर्ण अकर्मक। और एक होती है दोस्तों अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी भी विस्तृत चर्चा जो है अभी इसी वीडियो में करेंगे। अभी सकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब वाक्य में प्रयुक्त कर्म नहीं होगा तो क्रिया संपादित नहीं होगी। यानी मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि मोहन पानी पीता है। अब दोस्तों यहां पीना क्रिया है, मोहन इसमें करता है।
जब तक पानी नहीं आएगा क्या मोहन पीड़ा क्रिया कर लेगा? कर लेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखना दोस्तों कि यानी कर्ता और क्रिया से जो है ये क्रिया पीड़ा क्रिया कब होगी? जब मोहन होगा। पीड़ा क्रिया तभी होगी जब इसमें कर्म होगा। कर्म कौन? पानी। अगर मैं मोहन को भी बुला लिया, मान लीजिए मोहन भी है और पीड़ा क्रिया भी करना चाहता है, मोहन भी आ गया, पीड़ा क्रिया भी करना चाहता है, लेकिन जब तक पानी नहीं आएगा क्या वो पीड़ा क्रिया कर लेगा? नहीं कर पाएगा। कि जब पानी आएगा तभी पीड़ा क्रिया होगी। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अभी जो मैं इसकी विस्तृत चर्चा में और भी करूंगा, अभी देखिए अभी शुरुआती है। तो सहकर्मक क्रिया के भी मुख्य कितने भेद माने गए हैं? 2। इसमें एक होता है दोस्तों पूर्ण अकर्मक। क्या होती है? पूर्ण सहकर्मक। सहकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, पूर्ण सहकर्मक और दूसरी होती है अपूर्ण सहकर्मक। अपूर्ण सहकर्मक। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां दिख नहीं रहा है, तो यहां एक कह सकता हूं पूर्ण सहकर्मक, पूर्ण सहकर्मक, और एक होती है अपूर्ण सहकर्मक, अपूर्ण सहकर्मक। तो दोस्तों वैसे पिछली वीडियो में मैंने इनके वर्गीकरण करके बताया था। इस पूर्ण सहकर्मक के भी 2 भेद बताए मैंने। इसमें एक होता है एककर्मक और एक होता है द्विकर्मक। इसकी विस्तृत चर्चा अभी हम करेंगे। तो ये जो है अकर्मक और सहकर्मक क्रिया, देखो डेफिनेशन की बात करेंगे तो अकर्मक की बात करेंगे कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को केवल कर्ता की आवश्यकता पड़े, यानी कर्म के अभाव में भी क्रिया संपादित हो जाएगी, वो अकर्मक क्रिया होती है। और सहकर्मक क्रिया कौन सी? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़े तो वहां क्या होती है? सहकर्मक। अब दोस्तों अब मैं बता दूंगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक है, या हम कहेंगे कि कर्म की पहचान हमें कैसे होगी कि कर्म है या नहीं, कर्म क्या होता है। वैसे सरल तरीका बताऊं, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे हम सामान्य तरीके से देखें तो ये हमें पता चलता है कि कर्म है या नहीं है। दोस्तों ट्रिक है, हम जैसे वाक्य में किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में कर्म है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए दोस्तों जैसे कोई भी वाक्य दिया होता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब ये जो है वाक्य दिया गया है, अब आपको हमें चुनाव करना है, पहचान करनी है कि दिए गए वाक्य में कर्म है या नहीं। कर्म की पहचान के लिए ये तो तरीका बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो होती है, कर्म की पहचान के लिए सुन लीजिए, कर्म की पहचान के लिए कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो होती है उससे पहले क्या, किसे, किसको लगाकर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे कि इस, मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये किसी प्रश्न का उत्तर है और इसका उत्तर है तो इसका कोई ना कोई प्रश्न भी होगा। तो हम कहेंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका प्रश्न बनेगा क्या लगाकर, क्या, किसे, किसको लगाकर। देखिए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है तो हम कहेंगे कि मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, प्रश्न इसका यही बनेगा, मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर आएगा पुस्तक। क्या पढ़ता है? पुस्तक। उत्तर आ गया, इसका मतलब ये क्रिया सहकर्मक है, यानी इसमें कर्म है। अगर मैं बोलूं कि मोहन भाग गया, मोहन भाग गया, तो मैं कहूंगा भागना क्रिया है, ये क्या है? भागना क्रिया है। और मैं कह दूंगा कि मोहन क्या भाग गया, किसे भाग गया, किसको भाग गया, तो उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं है तो ये क्रिया अकर्मक है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब अपने देखेंगे दूसरा तरीका कि देखिए हम करेंगे कि आजकल क्या होता है
कि वाक्य में प्रयुक्त करके नहीं आता। आजकल सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। वहां दिया होगा पीना, खाना, पढ़ना, चलना। ये ऑप्शन दिए गए हैं कि पीना, खाना, पढ़ना, चलना। अब यहाँ तो वाक्य नहीं दिए गए हैं। अब वाक्य नहीं दिए गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया सहकर्मक है या नहीं? तो हम इसकी ट्रिक है दोस्तों कि हम किसी भी क्रिया को ऐसे लिखा आता है तो यहाँ आप कुछ न कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे कि पिएगा तो कुछ न कुछ पिएगा। बिल्कुल पॉजिटिव है उत्तर कि पिएगा तो कुछ न कुछ पिएगा। पीना क्रिया हो जाएगी जब तक उसको पीने वाली कोई चीज सामने नहीं होगी। खाएगा तो कुछ न कुछ खाएगा, पढ़ेगा तो कुछ न कुछ पढ़ेगा। पढ़ेगा तो सामने पुस्तक है, अखबार है, कोई नोटबुक है। लेकिन चलेगा तो कुछ न कुछ क्या चलेगा? पढ़ेगा तो कुछ न कुछ पढ़ेगा, खाएगा तो कुछ न कुछ खाएगा, पिएगा तो कुछ न कुछ पिएगा, लेकिन चलेगा तो कुछ न कुछ क्या चलेगा? इसका पॉजिटिव उत्तर नहीं आ रहा है तो चलना क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अभी दोस्तों हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं अकर्मक क्रिया। क्या ले रहे हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? मैं डेफिनेशन पहले भी बोल दी दोस्तों। कई विद्यार्थियों के सुझाव भी आ रहे हैं कि सर आप पीडीएफ भी जो है वो भी आप उपलब्ध करवाओ। तो दोस्तों यहाँ जो है अभी सब्सक्राइब कम है तो मैं पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो 1-2 वीडियो के बाद में मैं आपको अपने जितना भी कोर्स करवाया उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए या ज्वाइन कर लीजिए। तो वो जो टेलीग्राम का चैनल नाम है वो है राकेश फुलकर सर के नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है। उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पीडीएफ भी वहीं से मिलेगी, उपलब्ध करवाऊंगा आपको। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया क्या होती है? दोस्तों सीधी सी बात है कि अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों कि यहाँ आपको देखिए कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ भी नहीं हो, समझ में आ गया? ऐसा वाक्य दिया गया होगा, कर्ता और क्रिया होगी, यानी मैं कह सकता हूं कि अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे केवल कर्ता की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे भौंकना। भौंकना क्रिया के लिए किसकी जरूरत है? भौंकना क्रिया कब होगी? जब कुत्ता होगा। अगर कुत्ता नहीं है तो भौंकना क्रिया हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, भौंकना है, चलना है, आना है, जाना है, सोना है, उठना है ना? तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, भागना है, दौड़ना है, हंसना है, रोना है, ये सारी क्रियाएं क्या होती है? अकर्मक होती है। अब दोस्तों इसके भेद मैंने बताए हैं 2। इस अकर्मक क्रिया के मैंने भेद बताए हैं 2। आजकल क्या है, ऐसा नहीं आता कि अकर्मक क्रिया है कि नहीं है। दोस्तों इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें 2 भेद बताए हैं। एक होती है पूर्ण अकर्मक। क्या होती है दोस्तों? पूर्ण अकर्मक। दोस्तों 2 भेद बताए हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बिल्कुल इजी है। हालांकि बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी पूर्ण और अपूर्ण में मात खा जाते हैं, लेकिन आप नहीं खाओगे मात। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं खाओगे कि आपके बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? कि पूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? दोस्तों मैं कह दूं कि पूर्ण अकर्मक क्रिया और एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया का मतलब होता है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमें जैसे चाय बनाने, हमने जैसे ईंट बनानी है, मान लीजिए हमें क्या बनानी है? ईंट बनानी है। ईंट बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है?
हमें ईंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? गारे की। गारा तथा क्या है? सांचा। बस दो चीज है। समझ में आ गया कि सांचा हो और गारा हो, ईंट बन जाएगी। यानी मुख्य आवश्यकता इसकी है। और ईंट गारा अपने पास है और सांचा भी अपने पास है, और इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा। और क्या है? ये ईंट बन जाएगी। तो इसका मतलब इसको जरूरत किसकी पड़ी? गारे और सांचे की जरूरत पड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्ण अकर्मक क्रिया में इसमें केवल कर्ता और केवल क्रिया हो, इन दोनों के अलावा कुछ अन्य पद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब उदाहरण देके बताऊंगा कि एक तो देखिए पूर्ण अकर्मक में कौन सी आती है। एक तो ये यानी कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ भी नहीं आता। जैसे मोहन दौड़ने लगा। अब देखिए दौड़ना क्रिया और मोहन के बीच में कुछ है क्या? नहीं है। देखिए केवल कर्ता है और केवल क्रिया है। मोहन रो रहा है, मोहन रो रहा है। अब देखिए रोना क्रिया और मोहन के बीच में कुछ अन्य पद है? नहीं है। देखिए इसमें कर्ता है और क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? केवल कर्ता है और क्रिया हो रही है। यानी जब वाक्य में केवल कर्ता हो और क्रिया, ठीक है। एक तो ये तो एक तरीका ये है। अब मैं दूसरा बता दूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि स्वतः घटित होने वाली क्रिया, स्वतः घटित होने वाली क्रिया, स्वतः कौन सी क्रिया है? यानी स्वतः ही घटित हो रही है, उनको कोई करवा नहीं रहा है, उनको किसी ने बोला नहीं है कि तुम ऐसे करो, वो अपनी मर्जी के होते हैं। देखिए कैसे, बादल गरजने लगा। अब गरजने के लिए उसको बोला है क्या? ये क्रिया जो है स्वतः हुई। समझ में आ गया कि गर्जना क्रिया जो है स्वतः हो रही है। किस बादल को बोला है क्या? जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए पेड़ से पत्ता अपने आप गिरता है कि किसी ने गिरा है? नहीं, अपने आप गिरता है। रस्सी ऐठती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बूंद बूंद से घड़ा जो है अपने आप ही भरता, स्वतः ही भर रहा है कि कोई भरने के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्वतः घटित होने वाली क्रियाएं जो होती है वो भी क्या है? पूर्ण अकर्मक होती है। तीसरी एक ये पहचान होगी, दो ये हो गई। तीसरी पहचान मैं यहां लिख देता हूं कि तीसरी पहचान पूर्ण अकर्मक के लिए क्या होगी? जब कर्ता के अभाव में क्रिया जाए, यानी किसी क्रिया को किसी कर्ता ने शुरू तो कर दी लेकिन अब क्या है? हो रही है। जैसे कपड़े सूखने लगे, कपड़े सूखने लगे। अब किसी ने सुखाया पहले तो, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सूखने लगे। गेहूं पिसने लगा, गेहूं पिसने लगा। अब देखिए अपने आप ही पिस रहा है कि मतलब किसी मशीन में गेहूं किसी ने पहले डाला, लेकिन अब क्या है? वो पास तो नहीं है ना, अपने आप क्या है? पिस रहा है। हालांकि इसके अंतर्गत ही आ जाती है, ये स्वतः ही घटित हो रही है, लेकिन इनको करने के लिए पहले कर्ता की आवश्यकता होती है। देखो पिसने लगा और पीसने लगा। अब देखो यहां थोड़ा सा मैंने गलत लिख के आपको इसलिए बताया है कि आपको इससे पता चले कि पिसने लगा या पीसने लगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पीसने लगा ना तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी कि राम गेहूं पीसने लगा। अब गेहूं पीसने लगा तब तो क्या हो गया? अकर्मक हो गई। और कौन सी? पूर्ण अकर्मक। यानी पिसना क्रिया के लिए किसकी जरूरत है? गेहूं की। लेकिन राम गेहूं पीसने लगा। राम क्या पीसने लगा? उत्तर आएगा गेहूं। ठीक है, तो राम गेहूं पीसने लगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। जैसे
मोहन लुट गया। क्या हो गया? मोहन लुट गया। देखो इसमें लुट गया और लूट गया। मोहन लुट गया यानी मोहन लुट गया तो पूर्ण अकर्मक क्रिया है। मोहन लुटना क्रिया मोहन, समझ में आ गया। अब यहां कह दो कि चोरों ने मोहन को लूट लिया। चोरों ने, यहां मैं लिख देता हूं कि चोरों ने मोहन को लूट लिया। अब देखिए यहां लुट और लूट, मात्रा की देखिए, लुट लूट, यहां पिसने पीसने, समझ में आ गया। तो मोहन लुट गया तो अकर्मक है कौन सी? पूर्ण अकर्मक। और चोरों ने मोहन को लूट लिया तो क्या हो जाएगी? ये शकर्मक हो जाएगी। दोबारा बताता हूं दोस्तों कि पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता और क्रिया हो, जिसमें कर्ता और केवल क्रिया हो, ये क्या होती है? जैसे कुत्ता भौंकता है, समझ में आ गया। मोहन भागता है, मोहन रोता है, सोहन सोता है, मोहन चलता है, मोहन चला गया, मोहन आया। तो ये क्या होता है? आना जाना, है ना, हंसना रोना, उठना बैठना, उड़ना, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, अपने आप उड़ रही है, ठीक है। जैसे वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है ना, तूफान आया है, तूफान आ गया है ना, तूफान आने वाला है। ये सप्ताह घटित होने वाली क्रिया होती है। अब कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों कि कई बार क्या होता है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्रिया विशेषण शब्द आ जाते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ने लगा, मोहन तेज दौड़ने लगा। अब यहां देखिए दोस्तों, ये तेज शब्द जोड़ा गया। अब देखिए यानी इस तेज शब्द को मैं मिटा दूं तो क्या मोहन और क्रिया हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कि अगर तेज शब्द नहीं है, ये तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की क्रिया विशेषण का काम कर रहा है कि मोहन दौड़ने लगा, बिल्कुल वाक्य है, दौड़ने लगा मोहन, वाक्य प्रयुक्त हुआ है, क्रिया भी हो जाएगी। लेकिन मैंने तेज लिख दिया तो ये तेज शब्द है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर इस तेज शब्द को मिटा भी दूं तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको मिटाने से क्रिया नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर इसको लगा दे तो भी होगी, अगर इसको नहीं लगाए तो भी होगी। तो दोस्तों ये होती है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी दोस्तों दूसरी जो क्रिया है वो जो है मैं बता रहा हूं वो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसको ध्यान रखना, यानी ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया अगर आपको समझ में आई है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गई, एक ट्रिक ये भी बता दो कि अगर आपको ये पता है कि ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, केवल 4 ही क्रियाएं होती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया केवल 4 क्रियाएं होती है, यानी इन 4 क्रियाओं के अलावा जितनी भी अकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्ण होती है। समझ में आ गया दोस्तों? ये होती है दोस्तों, ये होती है होना, बनना, निकलना और लगना, ठीक है दोस्तों। ये केवल 4 ही क्रियाएं होती है, होना, बनना, निकलना और लगना। यानी इन 4 क्रियाओं के अलावा जितनी भी अकर्मक क्रियाएं होती है वो पूर्ण अकर्मक होती है। दोस्तों इसकी वाक्य संरचना क्या रहती है कि इसमें जो पूरक शब्द होता है, मैं कह दूं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जब भी किसी अकर्मक क्रिया को कर्ता के अलावा, कर्ता के अतिरिक्त कर्तरी-पूरक शब्द की आवश्यकता पड़े, यानी कर्म की आवश्यकता तो नहीं पड़े किंतु कर्तरी-पूरक शब्द की आवश्यकता पड़े, तो वो क्या होती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। इसकी देखिए दोस्तों कि इस वाक्य में कर्ता होता है, दूसरा जो होता है कर्तरी-पूरक शब्द होता है, और लास्ट में क्या होती है? क्रिया होती है। मैं दूसरी बात और बता दूं
कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और क्रिया के बीच में एक शब्द आएगा, वो शब्द किसकी विशेषता बताएगा? कर्ता की। यानी इसके बाद में आने वाला ये जो शब्द होता है ये इसी का ही दूसरा रूप होता है, पुरुष होता है। जैसे मोहन समझदार है, देखिए दोस्तों, मोहन करता है, होना क्रिया है, लेकिन ये बीच में क्या आया है दोस्तों? समझदार। ये समझदार कौन है? मोहन है। यानी कर्ता के तुरंत बाद में आने वाला शब्द कर्ता की ही विशेषता बताता है। तो ये क्या है होता है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, होना क्रिया। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं कि होना क्रिया जो है ये दो प्रकार से प्रयुक्त होती है। एक सहायक क्रिया के भी रूप में होती है और एक मुख्य क्रिया के रूप में होती है। ये होना क्रिया मुख्य क्रिया कब होती है? जब इस है, यानी ये है होता है और ये था होता है तो वर्तमान में, था तो भूतकाल में। अगर है और था, है था, थे, थी, अगर ये आता है, ये मुख्य क्रिया कब होती है? जब इनसे पहले क्रियापद न हो, यानी ये अकेले हैं। अब इस है से पहले कोई क्रियापद है क्या? नहीं है, कोई क्रियापद नहीं है, बल्कि समझदार विशेषण पद है। तो कह सकता हूं कि है और था से पहले कोई क्रियापद न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो तो ये मुख्य क्रिया होती है, होना। अगर ये किसी क्रिया के साथ लगे होते हैं तो ये केवल क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। जैसे मोहन समझदार है, ठीक है, तो ये हो जाएगा होना क्रिया है। अब मोहन समझदार बनता है, मोहन समझदार बनता है, तो बनना क्रिया के साथ क्या आया है? तो ये क्या है? अब सहायक क्रिया है। अब देखो, मोहन समझदार है तो होना क्रिया है, मोहन समझदार बनता है तो ये बनना क्रिया के साथ आया है, होना। तो दोस्तों यहां मोहन समझदार है, मोहन समझदार बनता है। अब देखिए होना बनना, जैसे मोहन चालाक निकला, मोहन चालाक निकला, देखिए निकलना क्रिया है, मोहन चालाक निकला, यानी मोहन करता है और निकलना क्रिया है। बीच में शब्द आया है चालाक। ये चालाक कौन है भाई? मोहन ही तो है। यानी ये बीच में आने वाला शब्द कर्ता का ही पूरक शब्द है। तो ध्यान रखना कि कर्ता और क्रिया के बीच में आने वाला शब्द जो होता है, अगर कर्ता का ही पूरक होता है तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों थोड़ा सा मैं और बता दूं कि आपको होना, बनना, निकलना और लगना, जैसे आपको कभी भी वाक्य में के अंत में है आ जाए, थे अकेले आ जाए, है, था, थे, थी आ जाए, बनता है, बनती है, बनते हैं, बनता था, बनती थी, बनते थे, निकला, निकली, निकले और लगा, लगी, लगे, अगर ये वाक्य के अंत में हो तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। और इनके अलावा जितनी भी अकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये चार क्रियाएं रट लेना, याद कर लेना। इनके अलावा जितनी भी अकर्मक क्रियाएं होती है पूर्ण होती है, केवल अपूर्ण केवल चार ही क्रियाएं होती है, होना, बनना, निकलना और लगना। ठीक है दोस्तों, तो यहां ध्यान रखना। जैसे मोहन समझदार बनता है, जैसे राम तो मूर्ख है, राम तो मूर्ख है। अब ये मूर्ख शब्द क्या है? क्रिया तो नहीं है, मूर्ख क्रिया है क्या? नहीं है, राम की विशेषता बता रहा है। राम क्या है? मूर्ख है। समझ में आ गया? ध्यान रखना दोस्तों कि कर्ता और क्रिया के बीच में आने वाला शब्द अगर कर्ता की विशेषता बताता हो, विशेषण हो, तो जैसे राम अध्यापक है। अब ये अध्यापक और राम अलग अलग है कि और दोनों दो आदमी है? ये राम और अध्यापक दो आदमी है कि ये एक ही आदमी है? राम है वही अध्यापक है और अध्यापक कौन है? राम है। राम है वही मूर्ख है और मूर्ख कौन है? राम है। राम है वही समझदार
प्रयुक्त हो, या तो उसका विशेषण हो या जो हो है। जैसे मोदी प्रधानमंत्री, अब देखो प्रधानमंत्री और मोदी एक ही आदमी के अलग अलग है, एक ही आदमी है, समझ में आएगा। मोदी प्रधानमंत्री है, अब मोदी की विशेषता बता दो, या प्रधानमंत्री कौन है? मोदी, और मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रिया के बाद के बीच में अगर कोई विशेषण शब्द आता है किसका? कर्ता का, तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। समझ में आया है? बिल्कुल। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, अच्छी तरह से समझ में आया तो आप मेरे को रिस्पॉन्स जरूर देना, कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है दोस्तों। अभी करते हैं हम शकर्मक क्रिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा महीन है। तो शकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसको कर्म की आवश्यकता अवश्य पड़े। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़े तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या किसे किसको का रूप जो है मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी दो रूप माने गए हैं। एक होती है दोस्तों पूर्ण सकर्मक क्रिया। क्या होती है? पूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए पूर्ण सकर्मक, इसमें कर्ता, कर्म तथा क्रिया, ये संरचना होती है। ये पूर्ण सकर्मक क्रिया की संरचना होती है। इसमें भी दोस्तों दो होते हैं। एक होती है एक कर्मक, एक क्या होती है? एक कर्मक। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। कर्मक है, संख्या कितनी है कर्म की? एक, यानी वाक्य में प्रयुक्त कर्म केवल एक हो, ठीक है। तो ये एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, उत्तर कितना आया है? राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। समझ में आ गया? राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। राम ने खीर खाई। क्या खाई? खीर खाई। तो ध्यान रखना कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राम ने क्या खाई? खीर खाई। तो ये क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। राम ने कपड़े धोए, राम ने चाय बनाई। समझ में आ गया? राम ने कह दूंगा कि जूस पिया, राम ने दूध पिया, राम ने चाय पी, है ना? राम चाय पीता है। तो ये एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा नोट लिखने वाली बात है कि ये जो होता है कि जब देना क्रिया हो, ये देना क्रिया हमेशा क्या होती है? एक कर्मक के अंतर्गत आती है। कब आती है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी देना क्रिया प्रसन्नता के रूप में या दान देने के रूप में या भीख देने के रूप में आती हो। ध्यान रखना कि जब देना क्रिया का प्रयोग भीख देने के रूप में या दान देने के रूप में प्रयुक्त होती है तो ये हमेशा एक कर्मक होती है। मैं दूसरी और बात बता दूं कि जब एक कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें हालांकि हमें लगता है कि द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन ये एक कर्मक होती है। कब होती है? जब आदमी संप्रदान का प्रयोग करता है। जैसे राजा ने भिखारी को भीख दी। अब देखिए देना क्रिया है, किसको? अब उत्तर आ रहा है राजा ने भिखारी को भीख दी। किसको? क्या? भिखारी को भीख। हमें ऐसा लग रहा है कि ये द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जब देना क्रिया का प्रयोग, ये मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब देना क्रिया का प्रयोग प्रसन्न होकर, या कह सकता हूं सीधी सी बात है, सरल भाषा में बता दूं कि दब देने वाली जो भी क्रिया देने योग्य होती है वो जो करता है उसको किसी भी स्थिति में वापस न दे, किसी भी स्थिति में वापस न दे। अब यहां मैं कह दूं ना कि राम ने मोहन को पैसे दिए तो पैसे वो वापस ले सकता है। मैंने दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए
तो मैं पैसे ले सकता हूं, लेकिन राजा ने भिखारी को भीख दी है, वो फिर भीख देने के बाद राजा भीख नहीं लेगा किससे? भिखारी से। समझ में आ गई ना? ये भीख क्या राजा वापस ले लेगा? फिर ऐसे कह दूंगा भिखारी, राजा ने भिखारी से भीख ली, यानी उसने दे दी, उसके बाद वो वापस लेगा नहीं किसी भी स्थिति में। तो ये क्रिया एक कर्म के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। जैसे और भी जैसे दान देना, जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया या गाय दान की, राजा ने ब्राह्मण को गाय दान की, समझ में आ गया? फिर क्या ब्राह्मण से राजा दान के रूप में उसी गाय को ले लेगा? तो क्या ब्राह्मण को जो गाय दान में मिली है, क्या ब्राह्मण वापस राजा को दे देगा? क्या राजा वापस उसी गाय को दान के रूप में ले लेगा? दान कौन देता है? उच्च श्रेणी का व्यक्ति निम्न श्रेणी के व्यक्ति को देता है। भीख कौन देता है? उच्च श्रेणी का व्यक्ति निम्न श्रेणी के व्यक्ति को देता है। क्या निम्न श्रेणी का व्यक्ति उच्च श्रेणी के व्यक्ति को भीख देगा? नहीं, उच्च श्रेणी का व्यक्ति कभी भी भीख नहीं मांगेगा। और दान राजा कभी नहीं देता है, राजा को कभी भी दान की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ध्यान ये भी रखना इसमें। तो ये एक कर्मक होती है। उसके अंत में थोड़ा सा और बताता हूँ, कुछ नित्य एक कर्म द्विकर्म क्रियाएं होती है, वो भी मैं बताता हूँ जब द्विकर्म क्रिया के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों एक कर्म के बारे में तो कोई समस्या नहीं है, राजा राम पुस्तक पढ़ता है, राम आम गाता है, राम ने खीर खाई। यहां मैंने क्या बताया है? दान देना, भीख देना। ध्यान देना कि दान देना और भीख देना अगर कहीं भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, भीख दी, दान दिया, तो ऐसा आ जाए, तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होती है? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ध्यान नोट भी कर सकते हो आप कि जब भी वाक्य के अंत में भीख देना, दान देना हो, या मैं आम भाषा में मैं आपको बता दूं कि जिसने दान या भीख दी है वो किसी भी स्थिति में, अब भीख में प्रसन्न दे होके दूंगा या किसी दबाव में दूंगा मैं, यानी मेरे से कोई दान मुझे प्रेशर में लाके, कोई मुझे दबाव दिला के कि तुम्हें दान करना ही होगा, क्या मैं दान कर दूंगा? नहीं कर सकता। दान मैं प्रसन्न होकर ही कर सकता हूं, भीख भी मैं प्रसन्न होकर ही दे सकता हूं, किसी के दबाव में मैं भीख नहीं देता। तो ध्यान रखना कि जब देना क्रिया किस रूप में हो? प्रश्न होने के रूप में हो, या मैं ये कह सकता हूं कि दी गई वस्तु किसी भी स्थिति में मैं वापस नहीं लूं, तो वो क्रिया क्या होती है? एक कर्मक के अंतर्गत आती है। और मैं बता दूं कि भीख देना और दान देना जो है वो किस में आता है दोस्तों? किस में आता है? एक कर्मक में आता है। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? तो ये मुझे बताना, ठीक है। अभी एक कर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है? एक अकर्मक क्रिया होती है और एक होती है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सकर्मक क्रिया में एक होती है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्ता होता है, एक इसमें गौण कर्म होता है, एक इसमें मुख्य कर्म होता है, और इसमें लास्ट में क्या रहती है? क्रिया। ध्यान देना दोस्तों कि कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, एक बार प्रश्न भी पूछा गया था, शायद एसआई में पूछा गया था कि गौण कर्म कौन सा है। ध्यान रखना कि गौण कर्म हमेशा सजीव प्राणी होता है। क्या होता है? सजीव प्राणी होता है। और मुख्य कर्म होता है निर्जीव पदार्थ होता है। दोस्तों निर्जीव पदार्थ होता है। समझ में आ गया? ध्यान रखना पदार्थ निर्जीव ही होता है, सजीव कभी पदार्थ होता ही नहीं। तो प्राणी हमेशा सजीव होता है, निर्जीव प्राणी नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि कर्ता के बाद में सजीव प्राणी और क्रिया से पहले निर्जीव पदार्थ का प्रयोग होता है, तो ये द्विकर्म क्रिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान रखना कि जब कर्ता के तुरंत बाद में किसी सजीव प्राणी का नाम दिया गया हो और उसके बाद क्रिया से पहले कोई
निर्जीव पदार्थ का नाम दिया गया हो तो वहां क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी नोट कर लेना कि गौण कर्म हमेशा सजीव प्राणी होता है। गौण कर्म हमेशा सजीव प्राणी होता है और मुख्य कर्म हमेशा पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। आप नोट करके भी लिख सकते हो, गौण कर्म हमेशा सजीव प्राणी होता है। क्या होता है, सजीव प्राणी होता है। और मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव पदार्थ होता है। क्या होता है, निर्जीव पदार्थ होता है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे वाक्य लिखूंगा, राम ने मोहन को चाय पिलाई। अब देखिए दोस्तों, राम ने किसको क्या, ध्यान रखना किसको क्या का उत्तर जरूर आएगा। किसको, मोहन को क्या पिलाई, चाय। देखिए पहले मोहन सजीव है कि निर्जीव है, बिल्कुल सजीव है। और चाय पदार्थ है कि सजीव प्राणी है, चाय पदार्थ है। ध्यान रखना कि इसके तुरंत बाद में क्या आया भाई, गौण कर्म सजीव प्राणी है मोहन और मुख्य कर्म चाय। जैसे मां ने बच्चे को दूध पिलाया। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। अब पिलाना क्रिया क्या हो जाएगी, मां ने बच्चे को किसको क्या, बच्चा सजीव है, दूध क्या है, निर्जीव पदार्थ है। ध्यान रखना ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमेशा क्या होगी, द्विकर्म क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे राम ने मोहन को पैसे दिए, यहां भी देना क्रिया है, लेकिन राम ने मोहन को पैसे दिए। अब देना क्रिया यहां भी हुई है, लेकिन क्या राम ने मोहन को पैसे दिए हैं, क्या वापस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, उसने उधारे भी दिए होंगे। तो ध्यान रखना किसको क्या, मोहन को पैसे। मैंने वहां देखो भिखारी को भीख, मोहन को पैसे दिए, भिखारी को भीख दी, तो भिखारी को भीख दी तो भीख वापस नहीं देगा, लेकिन मोहन को पैसे दिए वो वापस ले सकता है। तो ध्यान रखना देना क्रिया का इस प्रकार प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सजीव प्राणी होता है गौण कर्म, मुख्य कर्म हमेशा क्या होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। बिल्कुल पीडीएफ में ये स्पष्ट रूप में लिखा गया है। दोस्तों कुछ जो है मैं बता दूं आपको, नित्य द्विकर्मक क्रिया होती है। आपको लगेगा कि ये क्या है, अकर्मक, ये मतलब एक कर्मक क्रिया है, लेकिन ये हमेशा नित्य द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम दूने लगा। अब दोस्तों यहां आपको केवल दूना क्रिया है और राम करता है, लेकिन ये नित्य द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों, ये नित्य द्विकर्मक क्रिया है, नित्य द्विकर्मक क्रिया है। दूना क्रिया क्या होती है, नित्य द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे पकाना, पकाना क्रिया भी नित्य द्विकर्मक क्रिया है। चुराना, मांगना, तोड़ना यानी चुनना, शब्द में आगे दूने लगा, पकाने लगा, चुराने लगा, मांगने लगा। तो ये जो क्रियाएं जो होती है, पकाना जो है, मांगना है, जीतना और चुराना, चुराना जीतना, जीतना क्रिया भी क्या होती है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। पूछना और मथना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, नित्य द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। दूना क्रिया, पकाना क्रिया, चुराना क्रिया, मांगना क्रिया, तोड़ना क्रिया, जीतना क्रिया, पूछना क्रिया, मथना क्रिया। जैसे मोहन दही मथने लगा, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मथना क्रिया भी क्या होती है, नित्य द्विकर्मक क्रिया आती है। जैसे आपको अगर एक बार प्रश्न भी आया था पकाना क्रिया का, जैसे देना, पढ़ना, पकाना, यानी इसमें द्विकर्मक क्रिया कौन सी है,
तो पकाना जो क्रिया होती है हमेशा क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। हरण करना भी जो है वो नित्य द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों पीडीएफ में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि ये नित्य द्विकर्मक क्रिया होती है। हमारा वाक्य में जो है ऐसा नहीं आता, वाक्य बिल्कुल ऐसा सिंपल वाक्य आएगा और हमें लगेगा कि एक कर्मक क्रिया, लेकिन एक कर्मक क्रिया नहीं होती, ये नित्य द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, और ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। और अब रह गया लास्ट, कर्म के आधार पर लास्ट जो भेद रह गया वो है दोस्तों, कर्म के आधार पर जो मैंने बताया सहकर्मक क्रिया के दो होते हैं, पूर्ण अकर्मक को, और दूसरा जो भेद बताया है ये होता है दोस्तों अपूर्ण अकर्मक। क्या होता है? अपूर्ण अकर्मक। दोस्तों इसकी संरचना याद रखना, इसकी संरचना याद रखना कि कर्ता होगा, कर्म होगा, इसमें कर्म पूर्वक शब्द होगा, और लास्ट में क्या होगी? क्रिया होगी। अब देखो भ्रांति हमें ऐसी होगी कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में हमें भ्रांति ऐसी होती है कि ये द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन ये द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। दोस्तों मैं बता दूं कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म क्रिया को किसी कर्म के अलावा किसी कर्म पूर्वक शब्द की भी आवश्यकता पड़े तो वहां क्या होती है? अपूर्ण सहकर्मक। दोस्तों यहाँ क्या है? ये सहकर्मक है, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं कह दूंगा कि यहाँ जो कर्ता होता है, कर्ता के तुरंत बाद में जो कर्म आता है उसी का दूसरा, जैसे राजा ने चोर को साधु समझा। अब देखो दोस्तों समझना क्रिया है। राजा ने, किसने, किसको, क्या? दोस्तों चोर को साधु, चोर को साधु। तो ध्यान रखना चोर और साधु एक ही आदमी है कि नहीं? इसी चोर को क्या माना? साधु माना। क्या चोर और साधु अलग अलग है? नहीं है। राजा ने चोर को साधु समझा तो ये क्या हो जाती है? ये अपूर्ण सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। यानी कह सकता हूं, आप नोट भी कर सकते हो कि जब कर्ता और क्रिया के बीच में दो शब्द आएंगे और दोनों ही शब्द एक का ही रूप होता है, यानी एक ही आदमी होता है, या कह सकता हूं, एक नोट लिख लीजिए आप कि जब कर्ता और क्रिया के बीच में आने वाले दोनों शब्द या तो सजीव होंगे या दोनों ही निर्जीव होंगे। द्विकर्मक क्रिया में आपको क्या पहचान बताई थी मैंने? द्विकर्मक क्रिया में मैंने एक पहचान बताई थी कि पहला जो कर्म होता है वो सजीव प्राणी होता है, दूसरा क्या होता है? निर्जीव होता है। यहाँ चोर जो है वो सजीव है, लेकिन साधु सजीव ही है, निर्जीव तो नहीं है ना। दोस्तों ध्यान रखना कि जब कर्ता और क्रिया के बीच में आने वाले दोनों शब्द या तो सजीव होते हैं या ही निर्जीव होते हैं। राजा ने चोर को साधु समझा, जैसे जनता ने मोहन को सांसद चुना। अब ये मोहन को सांसद सजीव प्राणी होता है तो किसी वस्तु को बना देंगे, सजीव को। ये मोहन और सांसद, यानी सांसद किसको चुना? मोहन को। मोहन को क्या बनाया? सांसद। तो ध्यान रखना कि कर्ता और क्रिया के बीच में आने वाले दोनों शब्द या तो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, तो ये अपूर्ण सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। दोस्तों आपको ये टॉपिक आपको कैसे लगा? ये जो कर्म के आधार पर मैंने क्रियाओं के भेद किए हैं, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद बताए मैंने, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। उसके बाद सहकर्मक क्रिया के भी भेद किए मैंने, उसमें अपूर्ण सहकर्मक, पूर्ण सहकर्मक। पूर्ण सहकर्मक में दो भेद किए, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये भेद किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा
वो होगा प्रयोग व संरचना के आधार पर। उन क्रियाओं का हम प्रयोग करके, हम भेद करके आपको जो है बताया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका जो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।